गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज प्लाज्मोलाइसिस। बच्चों, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्लाज्मोलाइसिस यानी जीवद्रव्य कुंचन। प्लाज्मोलाइसिस यानी जीवद्रव्य कुंचन। बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि चाहे प्लांट बॉडी हो चाहे एनिमल बॉडी हो, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म जीवद्रव्य को घेरने वाली जो स्ट्रक्चर है, जो मेम्ब्रेन है, वो क्या कहलाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर प्लांट सेल की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ एक और कवरिंग मिलती है, एक और झिल्ली मिलती है, जो क्या कहलाती है? सेल वॉल। और सेल वॉल यहाँ पर पूरी तरह से डेड होती है, ठीक है। लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इलास्टिक, लचीली, पतली भित्ति वाली होती है, ठीक है। तो एनिमल सेल के अंदर जो सेल वॉल आर आल्सो एब्सेंट, नहीं पाई जाती, ठीक है, उसमें सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही मिलती है। तो बच्चों, यहाँ पर अपने आज बात करने जा रहे हैं जीवद्रव्य कुंचन, यानी एक सेल के अंदर जो प्रोटोप्लास्ट है, जीवद्रव्य है, उसका कुंचन कैसे होता है, श्रिंकिंग कैसा होता है, सिकुड़ता क्यों है और कैसे होता है, ठीक है। तो बच्चों, इसको समझने से पहले प्रीवियस क्लास में मैंने आपको 3 प्रकार के सॉल्यूशन बताए थे: आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये तीनों सॉल्यूशन अलग अलग हैं और इनकी जो सांद्रता है वो भी अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पर अपने बात करेंगे कि जब एक प्लांट सेल को, देखो इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें प्लाज्मोलाइसिस को, कि जब एक प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए तो सेल के अंदर का जो वाटर है वो धीरे धीरे बाहर आना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो प्रोटोप्लास्ट है उसका कुंचन हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। अब बच्चों, सेल के अंदर जो वाटर था वो बाहर क्यों आया? अच्छा, सेल के अंदर जो वाटर है वो जब बाहर निकलता है, विड्रॉल होता है, बाहर निकलता है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह प्रक्रिया कहलाती है बाह्य प्रासरण। इसको बोलते हैं एक्समोसिस यानी बाह्य प्रासरण, ठीक है। बाह्य प्रासरण का उल्टा क्या होगा? अंतःप्रासरण। अंतःप्रासरण में क्या था कि वाटर का सेल के अंदर एंट्री करना, लेकिन प्लाज्मोलाइसिस में, जीवद्रव्य कुंचन में, वाटर का सेल के अंदर से बाहर निकलना, जिसकी वजह से सेल क्या है? सिकुड़ जाती है। प्रोटोप्लास्ट है, जीवद्रव्य है, वो क्या है? सिकुड़ जाता है। तो बच्चों, सेल के अंदर जो वाटर है उसका बाहर निकलने की जो प्रोसेस है, जो क्रिया है, वो क्या कहलाती है? बाह्य प्रासरण। ऐसा क्यों होता है? जब सेल को अपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रख देंगे बच्चों, एक ऐसा सॉल्यूशन जो स्ट्रॉन्ग है, सॉल्यूशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या करते हैं? प्योर वाटर के अंदर शुगर, इतनी मात्रा में शुगर या सॉल्ट, ये क्या है? सॉल्यूट है, इनको इतनी अधिक मात्रा में घोल देते हैं जिससे उनकी सांद्रता अधिक हो जाती है। किसकी अपेक्षा? सेल के अंदर भी सॉल्यूशन है बच्चों, ये एक सेल है और सेल के अंदर भी सॉल्यूशन है, जिसको क्या बोलते हैं? अपने सेल सैक, कोशिका रस जिसको बोलते हैं। और कोशिका रस किसमें स्टोर रहता है? वैक्यूल। वैक्यूल बच्चों, जब प्लांट बॉडी वाटर को एब्जॉर्ब करती है तो वो वाटर एब्जॉर्ब कहाँ होता है? वैक्यूल के अंदर, जिसको बोलते हैं रसधानी या रिक्त का वैक्यूल। वैक्यूल के अंदर वाटर स्टोर होता है, ठीक है। तो एक प्रकार का सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें अदर सब्सटेंस भी होते हैं, ठीक है। तो बच्चों, जब इस सेल को अपने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सॉल्यूट की बहुत अधिक मात्रा है, वो बहुत अधिक गाढ़ा है, उसकी सांद्रता बहुत अधिक है। किसकी तुलना में? सेल के अंदर, वैक्यूल के अंदर जो शेप, जो कोशिका रस भरा हुआ है, उसकी सांद्रता कम है, और जो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है जिसमें इस सेल को अपने डिप करेंगे, रखेंगे, उसकी सांद्रता बहुत अधिक है। तो बच्चों, दोनों सॉल्यूशन की सांद्रता में जब डिफरेंस होगा तो वाटर के मॉलिक्यूल्स तो मूवमेंट शो करेंगे,
और मूवमेंट शो कैसे करेंगे? जल के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गति करते हैं। अगर सॉल्यूशन की बात करें तो एक सॉल्यूशन कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करेगा। यहाँ पर सेल के अंदर, वैक्यूल के अंदर जो सॉल्यूशन है उसकी सांद्रता कम है, और जब इसको स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन में रखेंगे, नाम स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसकी सांद्रता बहुत अधिक है, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में सोल्यूट यानी नमक या शुगर आपने घोल रखा है, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। बच्चों, जब इस सेल को उस सॉल्यूशन के अंदर डिप करेंगे तो धीरे धीरे सेल के अंदर का जो वाटर है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, और यही जो प्रक्रिया है प्लाज्मोलाइसिस कहलाती है, जीव द्रव्य कुंचन कहलाती है। ठीक है, अब इसमें आप देखो, जब जीव द्रव्य कुंचित होता है तो इसकी 3 स्टेज होती है। ठीक है, 3 प्रोसेस है। फर्स्ट जो प्रोसेस है वो है लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस, जिसको अपने क्या बोलते हैं? फर्स्ट स्टेज ऑफ प्लाज्मोलाइसिस, जीव द्रव्य कुंचन की प्रथम अवस्था। ठीक है, या इसको क्या बोलते हैं? लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस। दूसरी जो फेज है वो है इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। तीसरी और जो आखिरी फेज है उसको बच्चों बोलते हैं फुल प्लाज्मोलाइसिस। फुल प्लाज्मोलाइसिस या इसको क्या बोलते हैं? एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस। बच्चों, ये जो प्लाज्मोलाइसिस की जो प्रक्रिया है ये 3 प्रावस्था में कंप्लीट होती है। चलो अपने बात करते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ प्लाज्मोलाइसिस, जीव द्रव्य कुंचन की प्रथम अवस्था, जिसका दूसरा नाम क्या है? लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस। चलो बच्चों, अपने क्या करते हैं, ये आपके सामने एक प्लांट सेल है, ठीक है, जो कि वाटर से पूरी तरह से ये भरी हुई है। इसकी वैक्यूल के अंदर जो वाटर है वो बहुत अधिक मात्रा में स्टोर है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो, इसका जो ट्रिगर प्रेशर है वो भी बहुत अधिक है। क्यों ट्रिगर प्रेशर अधिक क्यों है? क्योंकि इसकी वैक्यूल पूरी तरह से वाटर से भरी हुई है, फूली हुई है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था? ट्रिगर प्रेशर यानी इसका जो टीपी है, यानी ये सेल कैसी है? टर्गिडिटी, सफेद अवस्था में है, वाटर से पूरी तरह से फूली हुई है, एकदम कंप्लीट। अब बच्चों क्या करेंगे, इस टर्गिड सेल को, वाटर से भरी हुई जो सेल है, इसको अपने क्या करेंगे? एक स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डिप कर देंगे। अति प्रासरी, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अति प्रासरी, एक ऐसे सॉल्यूशन के अंदर डिप करेंगे जिसमें बहुत अधिक मात्रा में सॉल्यूट डिजोल्व कर रखा है, बहुत अधिक मात्रा में नमक या शुगर घोल रखे हैं, यानी शुगर का गाढ़ा सॉल्यूशन है। उस सॉल्यूशन के अंदर अपने इसको डिप कर देंगे। तो बच्चों, स्टार्टिंग में क्या होगा? जैसे ही अपने डिप करेंगे, स्टार्टिंग में क्या होगा? वैक्यूल के अंदर का जो वाटर है वो धीरे धीरे बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। वैक्यूल के अंदर का जो वाटर है धीरे धीरे बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको अपने किस सॉल्यूशन में रखा है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा है, जिसकी सांद्रता बहुत अधिक है। लेकिन वैक्यूल के अंदर जो सॉल्यूशन है उसकी सांद्रता कम है। तो बच्चों, जो सॉल्यूशन है कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ गति करता है, और इसको अपने बोलते हैं बाह्य प्रासरण। ठीक है, यह इसकी जीव द्रव्य कुंचन की प्रथम स्टेज है, जिसको बोलते हैं लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस। अब क्या है बच्चों? सेकंड स्टेज स्टार्ट होती है इंसिपिएंट। इंसिपिएंट में क्या होगा? इंसिपिएंट में क्या होगा? मैंने आपको बताया था कि जो सेल वॉल और जो सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो इसका प्रोटोप्लास्ट है वो धीरे धीरे किनारों को छोड़ देगा, धीरे धीरे किनारों से दूर हटना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जो ये प्रोटोप्लास्ट है, जैसे इसके अंदर जल या वाटर बाहर निकलेगा तो बच्चों ये सिकुड़ना स्टार्ट होगा। तो ये सिकुड़ना कहाँ से स्टार्ट करेगा? किनारों से, कोनों से। ठीक है, सबसे पहले ये कोनों से सिकुड़ना स्टार्ट होगा, श्रिंक होना स्टार्ट होगा। तो बच्चों, ये क्या है? ये कौन सी अवस्था है? ये है इंसिपिएंट। और इसमें जो ट्रिगर प्रेशर है, क्योंकि वाटर धीरे धीरे बाहर निकल रहा है सेल के अंदर से, तो बच्चों सेल का जो अंदर सॉल्यूशन है उसका ट्रिगर प्रेशर भी धीरे धीरे कम होता रहता है।
ठीक है, तो ये इसकी दूसरी अवस्था है। अब बच्चों अपने बात करते हैं तीसरी फेज, जो जिसको अपने बोलते हैं फुल प्लाज्मोलाइसिस या इसको बोलते हैं एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस। ये इसकी आखिरी और ये इसकी अंतिम स्टेज है। बच्चों एक्सोमोसिस, लगातार एक्सोमोसिस हो रहा है, लगातार बाह्य प्रासरण हो रहा है। सेल के अंदर जो वाटर था लगातार बाहर की ओर गति कर रहा है, जिसकी वजह से जो प्रोटोप्लास्ट है, जीव द्रव्य है, बिल्कुल सिकुड़कर एक छोटी सी गेंदनुमा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखो अंदर का जो वाटर है पूरी तरह से बाहर निकल गया। ये देखो मैंने एरो से शो कर रखा है, ये अंदर का जो वाटर है पूरी तरह से बाहर निकल गया और बाहर निकलने की वजह से जो प्रोटोप्लास्ट है वो सिकुड़कर श्रिंक होकर गेंदनुमा संरचना में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बच्चों इस जो लास्ट प्रोसेस है इसको अपने क्या बोलते हैं, फुल प्लाज्मोलाइसिस, मतलब सेल में पूरी तरह से जीव द्रव्य कुंचित हो गया है। इसको बोलते हैं एविडेंट या इसको बोलते हैं फुल प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर अपने क्या करेंगे, ये जो प्रोसेस है ये टोटल जो प्रोसेस कहलाता है जीव द्रव्य कुंचन, जीव द्रव्य का कुंचन होना, उसका सिकुड़ना। बच्चों यहाँ एक और टर्म है जिसको अपने बोलते हैं डी प्लाज्मोलाइसिस। डी प्लाज्मोलाइसिस का मतलब क्या है बच्चों, तुरंत अपने क्या करते हैं, ये जो प्लाज्मोलाइज जीव द्रव्य कुंचित जो सेल है इसको तुरंत अपने क्या करते हैं, प्योर वाटर के अंदर डिप कर देते हैं, प्योर वाटर के अंदर डिप कर देते हैं, जिसमें शुद्ध जल हो और जल के अलावा उसमें और कोई भी सोल्यूट ना मिला हो, बिल्कुल प्योर वाटर। जैसे ही जीव द्रव्य कुंचित सेल को प्योर वाटर के अंदर डिप करेंगे तो बच्चों अब क्या होगा, जो वाटर है पूरी तरह से शुद्ध है, प्योर वाटर है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा बहुत जो सॉल्यूशन बचा है उसकी कंसंट्रेशन अधिक है, किसकी तुलना में, प्योर वाटर की तुलना में। तो बच्चों तुरंत क्या करेंगे, तुरंत प्लाज्मोलाइट सेल को प्योर वाटर के अंदर रखेंगे तो बच्चों क्या होगा कि वाटर वापिस सेल के अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे जो सेल है, सेल की जो वैक्यूल है, वैक्यूल में वाटर स्टोर होने के कारण ये वैक्यूल फूलना स्टार्ट हो जाती है और सेल वापिस टर्गिड अवस्था में आ जाती है, स्पीच अवस्था में आ जाती है। इसको बोलते हैं जीव द्रव्य विकुंचन, जीव द्रव्य कुंचन की समाप्ति। कैसे, इसको बोलते हैं डी प्लाज्मोलाइसिस, मतलब दोबारा सेल का फूलना। और सेल दोबारा क्यों फूलती है, क्योंकि प्लाज्मोलाइट्स पिचकी हुई सेल को अपने किस में रखेंगे, प्योर वाटर के अंदर रखेंगे और प्योर वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं सेल के अंदर एंट्री करना स्टार्ट कर देंगे, यानी एंडोमोसिस होगा, यानी अंतःप्रासरण होगा। और ड्यू टू स्टोरेज ऑफ वाटर जो वैक्यूल है वो धीरे धीरे फूलना स्टार्ट हो जाती है और सेल जो अपने वापिस अपनी पूर्व अवस्था प्राप्त कर लेती है। इसको बोलते हैं जीव द्रव्य विकुंचन। बच्चों अब अपने इसकी थोड़ी सी महत्व की बात करते हैं, अपने इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस ये है कि प्लाज्मोलाइसिस की हेल्प से अपने ये कंफर्म कर सकते हैं कि ये सेल डेड है या जिंदा है, ये सेल मृत है या जिंदा है। जीव द्रव्य कुंचन की सहायता से ये मालूम कर सकते हैं कि कोशिका मृत है या डेड है, क्योंकि प्लाज्मोलाइसिस हमेशा लिविंग सेल के अंदर होगा, डेड सेल के अंदर नहीं होगा। अब और इसके महत्व और सिग्निफिकेंस क्या हो सकते हैं, घर में अपने अचार, जैम, जेली ये सब रखे हैं आपने तो इसके ऊपर अपने नमक छिड़क देते हैं। बच्चों नमक क्यों छिड़कते हैं, क्यों, क्योंकि जो सॉल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेट बढ़ जाती है, अधिक सांद्रित हो जाता है और जैसे ही बैक्टीरिया उसके ऊपर बैठेंगे तो बैक्टीरिया के अंदर का वाटर है वो बाहर निकल जाएगा, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया हैं वो डेड हो जाते हैं और जो जैम, जेली, अचार, मुरबे ये लंबे टाइम तक चलते रहते हैं।